नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे और पुनः उपस्थित हुए प्रैक्टिस सेट को लेकर। ये सी टेट का प्रैक्टिस सेट है, सी टेट 2023 का लेटेस्ट अपडेट मॉडल पर। ठीक है, यहाँ पर हम लेवल 1 को सॉल्व करने वाले हैं, यानी अगर आप प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए, यानी कक्षा 1 से 5 तक जो शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए है। ठीक है, और इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं हमारे: बाल विकास, हिंदी, जनरल इंग्लिश, गणित और पर्यावरण अध्ययन। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। 30 प्रत्येक सब्जेक्ट 30-30 नंबर का होता है और कुल मिला के 150 प्रश्न होते हैं सी टेट में। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम केवल पर्यावरण अध्ययन को सॉल्व करेंगे, जो हमारा लास्ट का पार्ट है पर्यावरण अध्ययन। उसके 1 से 30 प्रश्न कैसे होते हैं, किस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो उसको देखेंगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? देखिए, ये चारों बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, लेकिन पर्यावरण सुरक्षा से लिए कौन सी जुड़ी है ये आपको बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, WWF। WWF का काम है पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए सुचारू रूप से जागरूक करना लोगों को। WWF का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड फंड। कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, बताइए कौन सा प्रदूषण होगा कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या सभी? देखिए, सी टेट के प्रश्नों में ये अक्सर देखा गया है कि बच्चे जब यह देख लेते हैं कि ऑप्शन डी है यहाँ सभी, तो फिर वो यहाँ सभी तुरंत लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उनका प्रश्न गलत हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आपके ऑप्शन में यहाँ सभी दिया है या इनमें से सभी, तो ये जरूरी है नहीं कि ये सही हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस प्रश्न को दोबारा पढ़िए। कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से कौन सा प्रदूषण होगा? तो जाहिर सी बात है कि ध्वनि प्रदूषण तो नहीं हो सकता। जब ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा तो ये ऑप्शन डी इनमें से सभी भी गलत हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि अगर आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएँ तो आप जो है सही ऑप्शन चूज़ करने में ज़्यादा सफल हो पाएंगे। अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन है। कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से जो है कौन सा प्रदूषण होगा? वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण? देखिए, कीटनाशक का इस्तेमाल खेती में किया जाता है और जो ज़मीन में मिलता है फिर उस पर पानी में जाता है और वो नदियों वगैरह में जाकर प्रदूषित करता है। ठीक है, तो सही आंसर है जल प्रदूषण, ऑप्शन सी। यहाँ पर लवण की बात हो रही है। वह लवण जो जल का अवशोषण करता है, यानी जल को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस लवण को क्या कहते हैं? कई सारे लवण के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, लवण का मतलब होता है साल्ट, जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, हाइग्रोस्कोपिक लवण। ये वो लवण होते हैं जो जल का अवशोषण करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रति प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। देखिए, क्वेश्चन से घबराइएगा नहीं, क्योंकि इतने लंबे क्वेश्चंस आपको सी टेट में देखने को मिलते हैं। अक्सर इनका मतलब होता है कि आपको उलझा दें। पारिस्थितिकी तंत्र समझ लेते हैं पहले क्या होता है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र एक विशेष प्रकार का तंत्र होता है जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पतियाँ सभी रूप से सम्मिलित होती हैं और वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं। ठीक है, तो इसे इस प्रकार के तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र भी कहा जाता है। जैसे समुद्र एक खुद एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जीव जंतु, वनस्पतियाँ हैं। ठीक है, और वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण मतलब अब यहाँ पर जो उनके प्राकृतिक अधिवास हैं, जो रहने के स्थान हैं, उनका संरक्षण, प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रख रखाव, ये सब इसके लिए क्या प्रयुक्त है पद है? इसको क्या कहते हैं एक शब्द में कहा जाए तो? क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण या परिधीय संरक्षण? सही आंसर है ऑप्शन सी, अपस्थानीय संरक्षण। अपस्थानीय संरक्षण का अर्थ होता है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में हम प्राकृतिक जो अधिवास हैं, जो जनसंख्या है, प्रजातियां हैं, उनका रख रखाव करें। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, समुद्री कछुए को जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, देखिए, इस स्टेटमेंट से घबराइएगा नहीं। जीवाश्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो 150 मिलियन वर्षों से पृथ्वी पर है। ठीक है, कौन? समुद्री कछुए। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए। भारतीय उपमहाद्वीप में के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातीय समुद्री कछुओं में सबसे ज़्यादा जनसंख्या या सबसे अधिक संख्या किसकी है? ये सिर्फ इतना पूछ रहा है प्रश्न कि सबसे ज़्यादा कौन से कछुए पाए जाते हैं। ठीक है, और इसको इन्होंने इतना घुमाया।
ऑप्शन है केनेप्स रिडेल, लागरहेड, ऑलिव रिडेल या फ्लैटबैक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑलिव। ऑलिव नाम के कछुए जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। विश्व के ऊष्मामयन, ऊष्मामयन का यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर मतलब है ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब उसका रोल जो है बहुत ज़्यादा है ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व का तापमान बढ़ाने में। तो ऑप्शन हमारे पास है वाहनों से निकलने वाली गैस, ठीक है, जो हमारे व्हीकल चलते हैं उनसे, पेड़ पौधों से निकलने वाली गैस, भट्टियों से निकलने वाली गर्म हवा या फिर रसोई गैस। तो देखिए रसोई गैस से तो कोई ऐसी हवा नहीं निकलती, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार सिर्फ एक गैस महत्वपूर्ण रूप से है, वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये गैस ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगती है, ठीक है, तो फिर ये क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वाहनों से निकलने वाली गैस, ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधों से निकलने वाली गैस, भट्टियों से निकलने वाली गर्म हवा और रसोई गैस सही आंसर नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? बिटुमेन्स, ये एक प्रकार का कोयले का प्रकार है, कोयले का प्रकार। ठीक है, धातु में प्रस्तर कहा जाता है अयस्क को, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि यह अवशोषण करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं। कौन सी गैस का एब्जॉर्बेशन जो है पेड़ पौधे करते हैं, बताइए फटाफट। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO या नाइट्रोजन, बताइए फटाफट। कौन सी गैस ऐसी है जिसका अवशोषण पेड़ पौधे करते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। भूकंप मापा जाता है, कई सारे पैमाने दिए हैं, लेकिन भूकंप को हम किस पैमाने में नापते हैं ये बताना है आपको। बोफोर्ड पैमाना, डेसिबल, न्यूटन या फिर रिएक्टर पैमाने में? तो सही आंसर है रिएक्टर पैमाना, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। भूकंप को रिएक्टर में नापा जाता है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है? देखिए इन सारी गैसों में कहीं ना कहीं सल्फर है, ठीक है, लेकिन सल्फर का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा खतरनाक है ये आपको बताना है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है, ये अम्लीय वर्षा कराती है। ठीक है, किसके लिए जिम्मेदार होती है ये? अम्लीय वर्षा के लिए। अम्लीय वर्षा से क्या होता है? अम्लीय वर्षा से फसलें खराब हो जाती हैं, पुरानी इमारतें खराब हो जाती हैं, ठीक है, फसल में कमी आने लगती है, फसलें सब खराब हो जाती हैं। कौन जिम्मेदार गैस है? SO2। ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ रहा है, किस गैस के कारण? सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या फिर सूर्य के प्रकाश द्वारा? तो देखिए वायु प्रदूषण को या फिर किसी भी प्रकार के प्रदूषण को बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं अगर हम वृक्ष लगाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कुछ भी सोचना नहीं है इस प्रकार के प्रश्नों में। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, फटाफट बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? ये मनाया जाता है 5 जून को। आपको सन 2023 है ना, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन सी हमारा सही है। और पिछला पर्यावरण जो दिवस था उसकी थीम क्या थी ये आप बता दीजिएगा ध्यान कमेंट बॉक्स में। चलेंगे आगे। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को बचाने का कौन सा स्तर सुरक्षित रहता है? ठीक है, मतलब देखिए क्या होता है, ये सूरज है, ठीक है, इससे हानिकारक किरणें कहाँ पर आती हैं? हमारी पृथ्वी पर आती हैं, लेकिन पृथ्वी पर पहुँचने से पहले बहुत सारी लेयर्स ऐसी होती हैं पृथ्वी पर जो पृथ्वी को कवर करे रहती है। तो कौन सी ऐसी लेयर है
जो हमें पृथ्वी को मतलब पृथ्वी की हानिकारक जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं उनको से बचाती है? बताइए। देखिए ओजोन मंडल, ऑप्शन बी सही है। क्यों? क्योंकि ओजोन मंडल में ओजोन नाम की एक गैस रहती है जो पराबैंगनी के किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, और ओजोन परत बचाती है क्योंकि इसमें ओजोन O3 नाम की गैस रहती है जिसे ओजोन गैस कहा जाता है। ठीक है, और ये किस मंडल पर पाई जाती है? फटाफट बताइए। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं। फ्लोरा और फौना क्या होते हैं? बेसिकली ये पूछा जा रहा है। पेड़ पौधे और जीव जंतु, मछलियाँ और पौधे। ऑप्शन सी है जंतु और मछलियाँ, पक्षियाँ और पेड़ पौधे। देखिए क्या होता है, कुछ विशेष जगह पर कुछ विशेष जीव जंतु रहते हैं, है ना। मान लीजिए यूपी में कुछ और जंतु रहते हैं, राजस्थान में कुछ और जंतु रहते हैं, अफ्रीका में कुछ और जंतु रहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में कुछ और प्रकार के जंतु रहते हैं, और ऐसे वनस्पतियाँ भी अलग अलग जगह की अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो एक विशेष जगह पर पाए जाने वाले जंतु और पाए जाने वाली वनस्पतियों को क्या कहा जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक विशेष जगह पर जो जो है वनस्पति पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मतलब फ्लोरा। जो पेड़ पौधे या वनस्पतियां हैं ना, एक पेड़ पौधे लिख लीजिए, पेड़ पौधे। ठीक है, एक विशेष जगह पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन्हें फ्लोरा कहते हैं, और एक विशेष जगह पर जो जंतु पाए जाते हैं उन्हें फौना कहते हैं। ठीक है, किसी भी विशेष जगह पर। ठीक है, तो फ्लोरा का अर्थ होता है पेड़ पौधे और फौना का अर्थ होता है जंतु। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस प्रकार किसी भी विशेष जगह पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन्हें फ्लोरा कहा जाता है, और किसी भी विशेष जगह पर जो जंतु पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, उन्हें फौना कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, बताइए। वायु, तालाब, जल, मृदा। पहले ये समझ लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में जैव और अजैव दोनों ही चीज़ें होती हैं, यौगिक होते हैं, मतलब जीवन भी होता है और बिना जीवन वाले अंश भी रहते हैं। ठीक है, वनस्पतियाँ भी उसमें होनी चाहिए और जंतु भी होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर जो सिस्टम बनता है, पूरा सिस्टम, उसे कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। और जाहिर सी बात है यहाँ पर फिर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि तालाब के अंदर जैविक चीज़ें, अजैविक चीज़ें, जीव जंतु, वनस्पतियाँ सब पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। महासागरों में जो जल स्तर है वो किस कारण से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है, आप बताइए। अत्यधिक वर्षा के कारण? नहीं। अम्लीय वर्षा के कारण? नहीं। अम्लीय वर्षा के कारण तो खेती खराब हो जाती है और इमारतें खराब होती हैं। इसका सही कारण है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ का पिघलना। मतलब हमारे बर्फ़ से ढके प्रदेश हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पाई जाती है, वहाँ की बर्फ़ जब पिघलने लगती है तो फिर महासागरों में जल स्तर बढ़ने लगता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कौन सा जीवीय कारक नहीं है, मतलब किसमें जीवन नहीं पाया जाता? तो पेड़ पौधों में तो पाया जाता है, जंतु में भी पाया जाता है, जीवाश्म में भी पाया जाता है। प्रस्तर, प्रस्तर में जीवन नहीं पाया जाता, यह एक अजैविक कारक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अन्य जंतुओं के पर निर्वाह करने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? ठीक है, अन्य मृत जंतुओं पर, जो दूसरे मृत जंतुओं का शरीर खाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर या ओमनीवोरस? तो इसके लिए सही शब्द है स्कैवेंजर, ऑप्शन सी। ये क्या करते हैं? ये भोजन के लिए अन्य मृत जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सीएनजी का संक्षिप्त रूप है। सीएनजी का संक्षिप्त रूप है, ये गैस है। ठीक है, क्या है फिर इसकी पूरा नाम क्या है? देखिए सीएनजी का पूरा नाम है
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। निम्न में से कौन सा विश्व ऊष्मायन का कारण है, मतलब किसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? ठीक है, जल प्रदूषण के कारण, मृदा प्रदूषण के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण, या फिर ऑप्शन डी वायु प्रदूषण के कारण। ठीक है, देखिए वायु प्रदूषण के कारण हो रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, जब वायु में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो फिर जो ठंडे प्रदेश है, ठंडे इलाके हैं, उनकी बर्फ़ पिघलने लगती है और जो है विश्व ऊष्मायन होने लगता है। मतलब पानी, जल का स्तर भी ऊपर आने लगता है और जो पृथ्वी की मतलब सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो वापस नहीं जा पाती और फिर पूरे विश्व का तापमान बढ़ता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये किस कारण होता है? ये वायु प्रदूषण के कारण होता है, जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। महासागरीय पृथ्वी की अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग है। क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ रहा है कि जो महासागर है वो पृथ्वी का कितना भाग लिए हुए है। तो देख लीजिए सही आंसर क्या है। सही आंसर है 3/4। देखिए पृथ्वी के 1/4 भाग पर भूमि है, ठीक है, 1/4, और 3/4 भाग पर महासागर है। महासागर लिख दे या फिर जल लिख दें, ठीक है। तो महासागर लिख लीजिए या फिर जल लिख लीजिए। 3/4 भाग पर महासागर है जो जल से भरा हुआ है, और 1/4 भाग पर भूमि है केवल। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेक्टाइट में निक्षेपण होता है, मतलब ये क्या चीज़ें हैं? सिलिका है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, क्या है ये? या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? ठीक है, मतलब ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इनमें से किसे आप वायु प्रदूषण कहेंगे? कि धुआं हो रहा है, कुहासा निकल रहा है, या वाहनों से गैस निकल रही है, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से, या फिर उनमें से सभी को? तो देखिए धुआं बहुत ज़्यादा होता है तो ये भी है, ठीक है। वाहनों से निकलने वाली गैस भी वायु प्रदूषण करती है। जलती हुई लकड़ियाँ या फिर कुछ चारकोल की निकली गैस भी वायु प्रदूषण करती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, ये सभी वायु प्रदूषण के कारण हैं या फिर उदाहरण है। भारत का दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग करता है, मतलब देखिए भारत और जो दूसरे देश हैं वो किस तरीके के थैले के प्रयोग को मतलब मना करते हैं? कागज़ के थैले नहीं, कागज़ के थैले यूज़ किए जा सकते हैं, नायलॉन के भी, चमड़े के भी, लेकिन प्लास्टिक के थैले का यूज़ नहीं किया जा सकता। तो भारत और दूसरे देश जो है वो प्रदूषण को रोकने के लिए जो नियम बनाए हैं उनसे वो प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग को रोकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? ऑप्शन सी है केल्विन, सही आंसर। केल्विन को परम ताप पैमाना कहा जाता है। परम ताप को टी से दिखाते हैं, ठीक है। परम ताप को टी से सूचित करते हैं, और परम ताप बराबर क्या होता है? टी बराबर 273 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस प्लस सेल्सियस टेम्परेचर। अब यहाँ पर हम सेल्सियस टेम्परेचर लिखेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है। इतना ध्यान रखिए कि परम ताप पैमाना कौन सा होता है? केल्विन, और इसको परम ताप को टी से डिनोट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो किस में होती है? सभी पौधों में होती है, सभी जंतुओं एवं पौधों में होती है, केवल हरे पौधों में होती है, या वायरस द्वारा होती है? तो आपको बता दें प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधों में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्लोरोफिल की, ठीक है।
और ये हरे पौधों में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को किस में नापते हैं? फॉन में, डीसी में, डेसिबल में या डेसिमल में? तो ध्वनि या फिर ध्वनि प्रदूषण को हम लोग डेसिबल में नापते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु या फिर प्लास्टिक? देख लीजिए, ना तो कागज हानिकारक है, ना कपड़ा, ना ही धातु। प्लास्टिक सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। पर्यावरण के लिए हानिकारक है प्लास्टिक। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सीटेट का, ध्यान रखिएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषता ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब ये बात ऑप्शन पढ़ लीजिए। विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, अभिभावक के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। देखिए, आप एक ईवीएस के टीचर बनने वाले हैं, क्वेश्चन को समझिएगा। आप एक ईवीएस के टीचर हैं, पर्यावरण अध्ययन के टीचर हैं, तो इनमें से आप क्या चीज़ करेंगे अपने कक्ष में? ये प्रश्न पूछ रहा है। तुरंत उत्तर मत करिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या आप अभिभावक के विचारों को स्वीकार करेंगे और उन्हें सम्मान देंगे? इस बात से ईवीएस के टीचर के होने या ना होने का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना या फिर सम्मान देंगे या उनके दृष्टिकोण को सम्मान देंगे, ठीक है, ये बात तो हम करेंगे, लेकिन इसके ईवीएस के टीचर होने से क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है। विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देंगे? नहीं, पुस्तकों और परीक्षाओं पर तो ध्यान वैसे भी नहीं देना है हमें बच्चे पर ध्यान देना है, बच्चे के डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। तो एक ईवीएस के टीचर होने के नाते, एक पर्यावरण अध्ययन का टीचर होने के नाते मेरा ध्यान ये होगा कि विशेषता मैं प्रयोगों पर ध्यान दूँ, मैं नए नए एक्सपेरिमेंट पर ध्यान दूँ, ठीक है, और नए नए एक्सपेरिमेंट, नई नई टेक्नोलॉजी पर ध्यान दूँ, विशेष प्रकार के प्रयोग करके, अध्ययन करके मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। एक पर्यावरण के अध्ययन को शिक्षक को विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो हमारा यह ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरीके के प्रश्न आपके सीटेट में आएंगे। अब देख लीजिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधि को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, ये बताइए कैसे उपलब्ध कराएंगे आप? मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारे पाठ्य पुस्तक में जो एक्सरसाइज है ना, क्वेश्चन बहुत सारे दिए होते हैं, एक्सपेरिमेंट दिए होते हैं, उनको कहाँ पर आप रखेंगे? ऑप्शन देख लीजिए, इकाई के अंत में, मतलब एक यूनिट के अंत में, पाठ के अंत में, प्रकरणों की अंतर्निर्मित है, या फिर पुस्तकों के अलग अलग स्थानों पर। तो देख लीजिए और फटाफट आंसर कीजिए। 1 मिनट का समय मैं आप लोगों को दे रहा हूं। तो इसका सही आंसर होगा इकाई के अंत में नहीं। ठीक है, इकाई के अंत में नहीं। एक्सरसाइज को इकाई के अंत में नहीं देना चाहिए, पाठ के अंत में भी नहीं देना चाहिए, पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर भी नहीं देना चाहिए। प्रकरणों के अंतर्निर्मित, यानी प्रकरण का अर्थ है टॉपिक। जब हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, उसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास नए एक्सपेरिमेंट होंगे, नए एक्सरसाइजेस होंगी, तो एक ईवीएस को पढ़ाने में बहुत रुचिकर होगा और एक ईवीएस के टीचर को बहुत सुलभता होगी। तो एक्सरसाइज को हमेशा प्रकरणों यानी टॉपिक के अंतर्निर्मित ही देना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा सही है। तो ये थे हमारे पर्यावरण के अध्ययन के 30 प्रश्न। प्रैक्टिस सेट हो सकता है अभी आपको ईजी लगा हो, इस बार ये ईजी लगा हो। क्यों? क्योंकि हमारा प्रैक्टिस सेट पहला था और अब हम ईजी से हार्ड की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 30 में से आपने कितने नंबर स्कोर किए हैं। हो सकता है ज़्यादातर विद्यार्थियों के जो 30 में 30 आए, मैं भी यही चाहता हूँ। आगे थोड़ा हार्ड होता जाएगा, बने रहिएगा। रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। कल मैंने सीडीपी कराई थी, उसको देख लीजिएगा, 30 प्रश्न। अभी मैंने आज ईवीएस अपलोड किया है, ईवीएस देख लीजिए। ठीक है, लगातार आपको सीटेट पर प्रैक्टिस सेट मिलते जाएंगे। अगर आप केवीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू आपका लगा है, तो उसके लिए पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।